सत्र में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। चाहे लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए, 22 दिन में कई अहम बिल पेश होने थे, लेकिन सत्ता और विपक्ष के हंगामे में ना तो सार्थक बहस हो पाई, ना ही कोई निर्णायक फैसला हो पाया। कल तक प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की चर्चा की अपील को अनसुनी करने वाले माननीय सांसदों ने आज राष्ट्रपति के दरबार में हाजिरी लगाई। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात में सरकार को संसद में हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन राष्ट्रपति भवन में भी विपक्ष एकजुट होकर नहीं जा सका। राहुल गांधी के पीएम मोदी से किसानों के मुद्दे पर अकेले में मुलाकात करने से आरजेडी, सपा, बसपा और एनसीपी ने ऐतराज जाहिर किया और राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो मोदी सरकार की नोटबंदी का फैसला देश के ज्यादातर विपक्षी दलों को नागवार गुजरा है। नोटबंदी के फैसले पर शीतकालीन सत्र सत्ता और विपक्ष के सांसदों के संग्राम में स्वाहा हो चुका है। विपक्ष का मानना है कि नोटबंदी से आम जनता परेशान है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शुक्रवार को मुलाकात की, लेकिन इस कवायद में विपक्ष की एकता में दरार नजर आ गई। दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम से मिलने के बाद आरजेडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी ने कांग्रेस के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। नोटबंदी को लेकर जनता की समस्याओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने रखने के लिए विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर हंगामे के चलते बेकार चला गया। विंटर सेशन के दौरान इस मुद्दे पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। इससे नाराज विपक्ष ने संसद में हंगामे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने अपनी बात सुनाने के लिए राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर जनता की परेशानी की जानकारी उन्हें दी गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद खड़गे ने संसद नहीं चलने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है और सरकार के सीनियर मिनिस्टर्स पोस्टर लेकर अगर हाउस में ठहरते हैं और उसमें बाधा डालते हैं बिजनेस के लिए, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद। यही बात हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताए और हम ये सारी चीजें उनके सामने रखी, क्योंकि वो सभी चीजें जानते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में नोटबंदी को लागू कर दिया। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो देश में कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो सकता है। इन्होंने बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो नोटबंदी का फैसला लिया है, अब पूरे देश के अंदर हालात बड़े पैमाने पर खराब होते जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो जाए, कानून व्यवस्था न खराब हो जाए। और यदि इस मुद्दे को लेकर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर यदि कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री खुद इसके लिए जिम्मेवार होंगे। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष काले धन का समर्थन करती दिख रही है, जबकि सरकार काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है। पुराना जमाना में हम लोग जब विपक्ष में थे, हम भी, बाकी लोग भी, कम्युनिस्ट वाले भी, बाकी पार्टियां भी, हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार भ्रष्टाचार को समर्थन करते थे, विपक्ष उसके साथ लड़ते थे, कभी कभी सदन भी स्थगित होते थे। आजकल नया पद्धति आया, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और कालाधन के खिलाफ कदम उठा रहे और विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में इसको विरोध कर रहे। ये तो ट्रेजेडी है इंडियन पॉलिटिक्स में। क्या मतलब है वो लोग ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। संसद में नोटबंदी के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के सांसद चर्चा नहीं कर पाए। देखा जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र के सुहा होने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष दोनों की है और भले ही विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की हो, लेकिन इससे बहुत पहले ही राष्ट्रपति ने सांसदों से चर्चा करने की अपील की थी।
और तब माननीय सांसदों ने इस अपील को अनसुना कर दिया था। अगर माननीय सांसद राष्ट्रपति की सलाह मान लेते तो संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ अच्छी खबर मिल सकती थी। अभी तो बस तू मैं लगी हुई है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, क्योंकि देश की जनता इसे ज्यादा दिनों तक झेलने के हालत में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। अशोक शर्मा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ विजय सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक शर्मा जी, सवाल इस बात का है कि शीतकालीन सत्र स्वाहा हो चुका है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं हो पाई हो हल्ले को लेकर। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल चुका है कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार ही सदन को नहीं चलने दे रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष के हो हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। वहीं जिस तरीके से प्रेसिडेंट से मुलाकात डेलीगेशन को करनी थी, और उससे पहले देखा जाए राहुल गांधी जाते हैं, अकेले ही मुलाकात कर लेते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से, और ऐसे में कुछ पार्टियां नाराज हैं। खुद विपक्ष एकजुट नहीं है नोटबंदी को लेकर, सवाल पूछने को लेकर, पीएम से बयान लेने को लेकर। उसमें मायावती ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि बोलूंगा भूकंप आ जाएगा, या मोदी का जो उनके पास है कुछ जानकारियां भ्रष्टाचार को लेकर, वो अगर बोलेंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा, फट जाएगा। मायावती कहती है कि राहुल गांधी को अगर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले। सवाल इस बात का है कि पहले से ही स्ट्रेटजी तय हो गई थी कि शीतकालीन सत्र को चलने ही नहीं दिया जाएगा नोटबंदी के बाद। राहुल जी, एक तो ये शब्द जो आपने स्वाहा लगाया है ना, इस पर मुझे ऐतराज है जी, क्योंकि स्वाहा यज्ञ के अंदर बहुत पवित्र शब्द है जी। जब कोई प्रभु भक्ति के या उसके मंत्र बोले जाते हैं तब स्वाहा। मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये आम बोलचाल की भाषा, ये तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं हाँ, स्वाहा हो गया। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये शीतकालीन सत्र का मैं कह रहा हूँ, स्वाहा ये है। तो बर्बाद हुआ है जी। लगभग 225 करोड़ रुपए की जो हानि होने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिल जी जो आपने अभी चर्चा किया, 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ था ये सत्र, जैसा मुझे स्मरण है। अब उससे लेकर 2-3 दिन पहले तक मैं ये देखता रहा कि विपक्ष के लगभग सभी नेता बोले जी, माननीय खड़गे साहब, मायावती, जी। अच्छा वो आजाद जी, विजय, वो जो अपने सिंधिया साहब जी, रामकृपाल यादव, मैं किन किन का नाम लूं, सभी बोले। और ये एक स्ट्रेटेजी रही कि अपनी बात कहो और उसके बाद जाके वेल में खड़े हो जाओ, पर्चे फाड़ के आप स्पीकर के ऊपर फेंक दो जी। यानी एक चर्चा का अर्थ होता है कि आपने एक आरोप लगाया है, सहमत होना ना होना जी, ये पार्टी या व्यक्तिगत अधिकार है, हो ना हो। हालांकि मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, इसी डायस के ऊपर जी 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की तो मेरे साथ कर्नल साहब थे, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, उन्होंने भी स्वागत किया था और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ये स्वागत का, भाई ये काले धन के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। ये तो मुझे यूं लगता है कि जब और केजरीवाल साहब ने भी मायावती के ट्वीट को रीट्वीट किया था जी, कोई ऐसा बोला ही नहीं था। ये तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारी पीड़ाएं निकल कर आई, वो सारा इस समय हिंदुस्तान देख रहा है। मैं ये कहूंगा कि लगभग इस सारे दौर के 2-3 दिन को छोड़ दिया जाए जी, तो इसके लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं पूर्ण रूपेण, क्योंकि इनको देखिए आखिर प्रणब मुखर्जी साहब को, आदरणीय राष्ट्रपति जी को ये कहना पड़ा कि आपको वहां धरने के लिए नहीं भेजा गया, आपको चर्चा के लिए भेजा गया। प्रेसिडेंट से मुलाकात आज करने जाते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने संसद को नहीं चलने दिया। सवाल इस बात का है कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि संसद को चलने दिया जाए तो भी बात नहीं मानते। नहीं, मैं एक बात कहूं ना, वो अगर वहां पर इन्होंने अगर बात कहते हैं, अब एक बात देखिए आप कि राहुल गांधी जी ने ये 3-4 दिन बड़ा एक जबरदस्त वो रहा कि भूकंप आ जाएगा, गुब्बारा फूट जाएगा वगैरह वगैरह। एक प्रिविलेज का लाभ लेने के लिए ये एक सारी देश देख रहा है। अगर अरे कोई आपके पास सबूत है, कोई जानकारी है, कोई
आपके पास राज हैं, जी। आप कहिए ना उनको। कोई ये थोड़ी है कि नहीं, सिर्फ इसलिए मायावती ने कहा ना कि आइए, अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है सदन में आपको, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताइए क्या ये है आपके शायद केजरीवाल की उसी राह पर चलने का एक जिसको विफल प्रयास कहा जा सकता है कि हिट एंड रन, आप पत्थर मारो और भाग जाओ। जी। ये देश की राजनीति को किस दिशा में ले गए हैं, ये ठीक है। मैं ये कहता हूं सत्ता और विपक्ष की इस होड़ के अंदर कि किसने बर्बाद किया किसने नहीं, ये तो जनता देख रही है। लेकिन ये सिर्फ सत्ता और विपक्ष का नहीं जी, हर सांसद का ये कर्तव्य है। उसको वहां चर्चा के लिए भेजा गया, उसको वहां धरने के लिए नहीं भेजा। चलिए विजय जी सवाल आपसे ये है कि इससे पहले जब राष्ट्रपति से मुलाकात की जाती है, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की जाती है, तो आप लोग सब जाते हैं, आपकी पार्टी के नेता सब जाते हैं। आज मुलाकात करने जिस तरीके से एक डेलीगेट विपक्ष की तरफ से गया था, समाजवादी पार्टी नहीं थी। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अकेले पीएम से मुलाकात करने चले जाते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। सवाल इस बात का है कि नोटबंदी का जो मामला है, सारा फुटेज राहुल गांधी खाना चाहते हैं, कांग्रेस खाना चाहती है, इस वजह से ये नाराजगी है। विपक्ष में आप भी बैठे हुए हैं, हो हल्ला दोनों सदनों में आपकी पार्टी के सदस्य भी करते हैं, और आज साथ क्यों नहीं दिखाई दिए? सदन में तो साथ थे, आज बाहर साथ क्यों नहीं रहे आप लोग? राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसान हितैषी बात करती है। आज आपने देखा है पूरे देश को जिस तरीके से कतारों में खड़ा कर दिया गया है। राहुल जी मेरी बात को सुन लीजिए। सुन रहे हैं। जिस तरीके से पूरी देश को कतारों में खड़ा कर दिए हैं सत्ता पक्ष के लोग। जब 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस समय हिंदुस्तान की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से किस तरीके से लोक लुभावनी बातों को कहा गया। और आज आपने देखा है इस काले धन पर जो चर्चा हो रही है, काले धन पर जिस तरीके से देश की जनता के साथ जो नकारात्मक बात हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, विदेश से लाकर जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। जी। झूठे वादे कर समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया कभी झूठी बातों को इस देश के और इस प्रदेश की जनता के साथ नहीं खड़ा करते। हमने किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति से मिला। हम नोटबंदी का विरोध जरूर करते हैं, लेकिन देख रहे हैं गरीब जनता सुबह इस ठंडी में किस तरीके से। चलिए विजय जी जब भी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बैठते हैं तो यही बातें करते हैं। आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब चाहिए। आज विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दिया और उसमें आप भी नहीं थे, यानी कि आपकी पार्टी भी नहीं थी, आपकी पार्टी के सदस्य नहीं थे। पहली बार जाते हैं प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करने तो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे रहते हैं। आज ऐसी क्या स्थिति रही कि समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे वहां थे ही नहीं। माननीय नेताजी कभी ये नहीं चाहते थे कि सदन न चले। आज विजय जी सीधा सा सवाल है, उसका जवाब चाहिए। विजय जी इधर उधर की बातें ना कीजिए आप। विजय जी सीधा सा सवाल है कि वजह क्या थी कि आज प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं था। समझिए, मुझे बोलने तो दीजिए मेरी नहीं तो आप सीधा सा जवाब दे दीजिए ना, सीधा जवाब दे दीजिए क्यों नहीं था। बस मैं सीधा जवाब दे रहा हूं आपको। जब भी सदन चला है माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब भी सदन में बैठे हैं देश की समस्याओं की बात किए हैं, कभी गलत करके नहीं बात की है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सदन को विजय जी सवालों का जवाब देना है कि नहीं, सवालों का जवाब देना है कि नहीं। आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया, आप सीधा सा जवाब दे दीजिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए आप। एक सीधा सा सवाल है कि आज प्रेसिडेंट से जब मुलाकात होती है तो समाजवादी पार्टी के सदस्य कहाँ थे सदस्य? पहली बार जाते हैं तो पूरे सदस्यों के साथ जाते हैं। आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आज एक भी समाजवादी पार्टी का चेहरा वहां दिखाई नहीं दिया? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों का साथ देती है। आपसे आपका स्लोगन नहीं पूछ रहा हूँ, का साथ देती है। आप ठेकेदार नहीं है गरीब और मजदूरों के। पार्टी कभी सारी पार्टियां गरीब मजदूरों के ठेकेदार है, उन्हीं के नाम पर पॉलिटिक्स होती है। आपके ठेकेदार अकेले नहीं है। नोटबंदी पर हम विकास भी काम करते हैं। विजय जी सवाल सीधा है, अगर जवाब नहीं देना चाहते तो साफ मना कर दीजिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी पूरा फुटेज खा रहे हैं नोटबंदी को लेकर? पीएम मोदी से मुलाकात कर लेते हैं अकेले जाकर, आप लोग को तो साथ भी नहीं लेते। और आप लोग गठबंधन की बात करते हैं कांग्रेस से। ये दगेबाजी आप लोग
खुद महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बायकॉट किया जाता है यार। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से जिसको गठबंधन समाजवादी पार्टी 2000 ये सब जानते हैं, सब जानते हैं क्या स्थिति है, हार का डर सता रहा है, इसलिए गठबंधन की बात कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी आरोप आज भी लगाया गया है कि सरकार ही सदन को नहीं चलने दे रही थी। राहुल गांधी अकेले मुलाकात कर लेते हैं, ऐसे विपक्षी दलों को तो पूछा जाता नहीं और इनसे सवाल किया जाता है तो इधर उधर की बातें करते हैं ये। देखिए राहुल जी, जो बात है कि पार्लियामेंट शब्द, जैसे कि अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक शर्मा जी कहते हैं, पार्लियामेंट शब्द एक फ्रेंच वर्ड पार्लिया से आया है, पार्ले से आया है, उसका अर्थ है चर्चा का स्थान। पार्लियामेंट एक चर्चा का स्थान था और जैसा कि अभी विश्लेषकों ने तमाम जगह से निकल जा रहा है कि विपक्ष ने एक नीति बना ली थी कि अपना सवाल पूछो और इस पर जो सरकार जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित है तो वो जवाब मत सुनो, अपने सवाल को कहो, जवाब को मत सुनो। जहां तक ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सदन में रहे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पूरा उन्होंने वक्तव्य सुना और उसके बाद गए। कहीं कानून में ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट में जब बहस चलेगी तो पूरे समय प्रधानमंत्री उपलब्ध रहेंगे। वित्त मंत्री और सदन के नेता राज्यसभा के लगातार उपस्थित रहे और विपक्ष को कहते रहे कि आप अपनी बात कहिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, या आप हमारी सुनिए, हम बताने को तैयार हैं। नोटबंदी पर पूरा विपक्ष जो एक साथ दिख रहा है उसके कारण है कि काले धन का समर्थन लगातार हो रहा है। सब तमाम कानून बनाए गए, उनको एप्लीकेशन में नहीं लाया गया। बेनामी संपत्ति कानून 1988 बनाया था लेकिन उनको अधिसूचित नहीं किया गया, उसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई थी जिनको चलाया नहीं गया। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून को पास किया है नोटबंदी के, सारा विपक्ष खिलाफ भी है और एक साथ भी नहीं है। हर आदमी इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, जबकि जनता ने इसको चुनावी मुद्दे से दरकिनार कर दिया है। मेरे ख्याल से आपके चैनल सब। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा था, सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा था। दोनों सदनों की बात की जा रही है, हम माने किसकी माने? आखिर किसकी बातों में सच्चाई है, दम है? देखिए मानी आप मीडिया के लोग हैं, आप आचरण देखिए, आप तो लाइव रिकॉर्डिंग आचरण तो ये देख रहे हैं कि आप दोनों नहीं चाहते थे। आचरण में तो यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों नहीं चाहते थे, सत्ता पक्ष भी नहीं चाहता था, विपक्ष भी नहीं चाहता था। नहीं राहुल जी, जब हमने जो कानून लागू किया उस पर हम बहस से कैसे बेंच का हो हल्ला करना कितना जायज था? बोलने का मौका नहीं दे रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं संसद में, हमारे लोगों को सुन नहीं रहे हैं। संसद में अगर एक भी कैबिनेट मंत्री होगा तो चर्चा चलेगी, जो नियम है, और हमारे तो दर्जन भर कैबिनेट मंत्री बैठ रहे हैं, आप चर्चा नहीं होने दे रहे, तो इसको कैसे मान लिया जाए राहुल जी की जो सत्ता पक्ष है वो नहीं? हीरो वाजपेयी जी और पिछली सरकार के दौरान यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान ये देखा जाता था, जब आप लोग हल्ला करते थे, आपकी पार्टी के सदस्य हल्ला करते थे, उस वक्त की सरकार आपकी बातों को हो हल्ला को अनसुना कर अपने बिल, अपनी चर्चा करवाती थी। फिर आप लोग में क्यों वो मादा नहीं था? विपक्ष हल्ला करता, आप चर्चा करते, बिल को लाते। 22 बैठकों में 9 बिल थे, जिसमें से जीएसटी के 3 अहम बिल पेश होने थे, टेबल पर रखे जाने थे। एक हीरो वाजपेयी जी से मैं प्रश्न। जी राहुल जी, सबसे बेहतरीन बात यह है कि पहले जब हम विपक्ष में थे तब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे सरकार पर, अब हम सरकार में हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, विपक्ष काले धन की बात करता है। संकट तो इस बात का है कि जो सत्ता पक्ष पहले था उसका आचरण में बदलाव नहीं आया है। अब हमारा आचरण जो पहले विपक्ष में रहते हुए भी था वही सत्ता पक्ष में रहते हुए भी है, वो आचरण दिखाई दे रहा है, के खिलाफ वो आचरण दिखाई दे रहा है। अशोक शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? और उसमें हीरो वाजपेयी जी, सवाल है आपसे। हीरो वाजपेयी जी, पार्लियामेंट चलाने के लिए आप इतनी, यानी जैसा उन्होंने कहा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कि अल्पमत, अल्पसंख्यक एक बहुमत को पंगु बना दे, ये आज नहीं 3 सत्र पहले भी जा चुके हैं। आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि जो लोग वेल में आते हैं, आपके पास मार्शल भी हैं, आपके पास सख्ती करने के भी, इसका मतलब ये था ना आपने सख्ती की। ये इस चीज के आप दोषी हैं कि अगर कोई अनुशासन से बाहर जाता है तो उसको निलंबित भी किया जा सकता है, उस दल को भी निलंबित किया जा सकता है,
और उनको उठा के बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता। स्पीकर और उपसभापति को अपने इसका मतलब सरकार के अंदर ये दृढ़ शक्ति नहीं थी कि वे जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनको रोक पाते। ऐसा क्यों नहीं था? डील तय थी पहले से। जी आप वरिष्ठ हैं, आप जान रहे पूरा नहीं, ऐसा मेरा प्रश्न आप समझ गए। आता था कि हमें सरकार को सुनना ही नहीं, और यदि हम निश्चित रूप से कानून की वजह से, ताकत से, मार्शल से उनको बाहर निकलवा देते, हाँ। तो भी ये माना जाता कि सत्ता पक्ष बल प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उनके पास 350 सदस्य हैं, वो बल प्रयोग करके अपनी बात कर। हीरो वाजपेयी जी संवैधानिक अधिकार मिला है कुछ? सदन को चलाने को लेकर कुछ नियम कानून है जी, संवैधानिक अधिकार स्पीकर को है, संवैधानिक अधिकार उपसभापति को है। उस संवैधानिक अधिकार को आखिर लागू क्यों नहीं किया गया? इस डर से कि हमें फिर बदनाम किया जाएगा। नोटबंदी की वजह से तो हम बदनाम हो गए हैं, नोटबंदी की वजह से हमें घेरा गया है, दूसरे मुद्दों पर भी घेरा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और संवैधानिक अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित है और राज्यसभा में उपसभापति के पास सुरक्षित है। सरकार तो अपनी बात उसके साथ कहने को तैयार थी, जो उत्तर देने की बात थी हम खड़े थे। नहीं, आप मांग करते, चर्चा के लिए मांग तो की जा सकती थी, सदन चलाने की अशोक जी मांग तो की जा सकती थी ना कि हमें सदन चलाना है, ऐसे हल्ला होगा तो सदन नहीं चल पाएगा। आप ये देखिए कि आज विपक्ष, आज राहुल जी सारा विपक्ष बिखरा हुआ था क्योंकि कोई गया कोई नहीं गया। अच्छा, वो अपने आप प्रधानमंत्री जी के पास चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो लोग सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे, जो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उनको अगर चिन्हित करके बाहर कर दिया जाता तो शायद औरों को, लेकिन इन्होंने ये प्रिज्यूम कर लिया कि सारा विपक्ष एकजुट है और ये छूट दे दी। उन्हें यूं लगा ठीक है जी, कल पे रहो। प्रचलन भी अशोक जी चल गया कि सत्ता पक्ष विपक्ष को, विपक्ष सत्ता पक्ष को कह रहा है कि ये नहीं चलने दे रहे थे सदन को, ये नहीं चलने दे रहे सदन को। मर्यादाओं के हनन की पराकाष्ठा है। मतलब इससे नीचे मैं तो ये कहूं कि इतने श्रेष्ठ लोग जहां बैठते हो, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना हो जी, जिनके पास पूरे संवैधानिक अधिकार हो, और वहां ऐसा नजारा अगर देखने को मिलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? जी। आखिर वजह क्या कि अब समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग कर रही है इससे? राहुल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बातों की है और नीतियों पे चली है। चोर चोर मौसियाओं भाई, कहावत कही है गांव के नीतियों में। विजय जी बहुत पहले आपकी नीति नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। विजय जी आज प्रेसिडेंट से मुलाकात करने क्यों समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए? क्यों नहीं गए? इससे पहले तो जाते हैं, आज क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी आज क्यों नहीं गए? कहा गया समाजवादी पार्टी के मुखिया इतना छोटे नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता समय लेंगे और इस नोटबंदी के खिलाफ निश्चित तौर पर विरोध है जो जनता को। आप लोग पूरा का पूरा विपक्ष इसलिए दिख रहा है कि किस मुद्दे पर आपको जवाब चाहिए आपको खुद नहीं मालूम है। आप एक तरफ कहते हैं नोटबंदी का मामला, फिर कहते हैं विदेश से काला धन का मामला, फिर कहते हैं 15-15 लाख का मामला। आप लोग खुद अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। आप लोग को तो खुद नहीं पता है कि हमें बोलना क्या है, कहना क्या है, बुलवाना क्या है। एक सवाल है अशोक शर्मा जी का, सुन लीजिए। विजय सिंह जी, मेरे प्रश्न को आप जरा कृपया ध्यान से सुनना। पीछे आदरणीय अखिलेश जी, आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और बाहर निकलते ही उन्होंने इस नोटबंदी की प्रशंसा की। नंबर एक बात। नंबर दो, यूपीए गवर्नमेंट के वो पल आपको याद होंगे जब यूपीए गवर्नमेंट में आपने बिना मांगे सहारा दिया था सपा ने, और उसके बाद सोनिया जी के एक भोज पर माननीय अमर सिंह जी के साथ नेताजी गए थे और वहां उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया गया था। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि हमारे कोई छोटे नेता नहीं है। बिना बुलाए, उसके बिना मांगे आपने समर्थन दिया, बिना बुलाए आप उस भोज में गए और उसके बाद वहां भाव नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी सारी लड़ाई, और आज अगर बाय द वे वो चले गए, इस वजह से आज भी वही बात हुई है, क्योंकि कांग्रेस की एक नीति रही है कहीं ना कहीं इस विपक्ष को बिखरा दो, क्रेडिट आप ले जाओ
और आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको चाहिए कि कांग्रेस का आप गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ने तो क्लियर कर दिया दरवाजा। कांग्रेस से विजय जी आप गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? विजय जी आवाज आ रही है? मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। गठबंधन करने जा रहे हैं कांग्रेस से क्या? सवाल यह अशोक जी का है। समय देश की मांग थी, जब माननीय नेताजी ने कांग्रेस का साथ दिया था, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम किया था, देश की मांग थी, न्यूक्लियर डील होना था। कौन सी सांप्रदायिक ताकतों की बात, जब कौन सी सांप्रदायिक ताकतों की बात कर रहे हैं आप? विजय जी कौन सी सांप्रदायिक ताकतों की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक कैसे सांप्रदायिक है, जरा ये क्लियर कर दीजिए आज। कैसे सांप्रदायिक है? कैसे सांप्रदायिक है विजय जी? को बिगाड़ना चाहती थी विजय जी कैसे सांप्रदायिक है? उस समय मनमोहन जी की सरकार। सांप्रदायिक कैसे है बीजेपी, जरा क्लियर कीजिए। कैसे सांप्रदायिक है बीजेपी? सांप्रदायिक, आपने मुजफ्फरपुर दंगा देखा, आपने अयोध्या कांड देखा, आप जितना भी देखना चाहते हैं। विजय जी अगर बीजेपी सांप्रदायिक है तो समाजवादी पार्टी भी सांप्रदायिक है। समाजवादी पार्टी भी सांप्रदायिक है। अयोध्या सांप्रदायिक, हमने कभी आपकी सरकार नहीं की, मुजफ्फरनगर कांड आपकी सरकार के दौरान आप भी सांप्रदायिक है। आप भी सांप्रदायिक है। गुजरात से बड़ा आप भी सांप्रदायिक है। आपकी सरकार थी तो आप भी सांप्रदायिक हुए। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति। राहुल जी, आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आप रहनुमा क्यों हो जाते हैं? आप मुसलमानों की बात करने के लिए रहनुमा हो जाते हैं उनके। आप ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं। राहुल जी, आप ही केवल मुसलमानों की बात करते हैं। क्या इस देश में क्या इस देश में समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की बात करेगी? तरीके से ये लोग, आप मुसलमानों की बात करके रहनुमा बन जाते हैं और बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं। अयोध्या मामले के दौरान सरकार किसकी थी? मुजफ्फरनगर दंगे के मामले को लेकर सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? जिम्मेवार बीजेपी सरकार में नहीं थी तो भी सांप्रदायिक है। किसको बरगला रहे हैं? किसको बरगला रहे हैं? किसको बरगला रहे हैं? गुजरात का भी 84 दंगे को लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस को कभी सांप्रदायिक आपने बताया? चर्चा जारी, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक तरफ विपक्ष राष्ट्रपति से मुलाकात कर जनता की समस्याओं को रूबरू करवाना चाहता है, हालांकि विपक्ष यहां भी एकजुट दिखाई देता नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी से मुलाकात भी राहुल गांधी करते हैं। मोदी विपक्ष के सवालों का चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित किया, विपक्ष पर तीखा हमला बोला। साथ ही नोटबंदी के फैसले का समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार और नवीन पटनायक का शुक्रिया अदा किया। इशारों में उन्होंने बता दिया कि नोटबंदी का फैसला काले धन के खिलाफ लड़ाई का आखिरी पड़ाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने खास अंदाज और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष के तल्खवार झेल रहे मोदी ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है तो विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी ने वांचू कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि 1971 में ही देश को नोटबंदी की जरूरत थी, लेकिन इतने साल तक इस सलाह को नजरअंदाज करके हमने देश का बड़ा नुकसान किया है। वांचू कमेटी का कहना था 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है ये हम कल्पना कर सकते हैं। मोदी ने साफ शब्दों में संकेत दिया कि नोटबंदी का फैसला काले धन के खिलाफ लड़ाई का अहम पड़ाव है, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग का शोषण रोकना है और गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से उन्हें मुक्त कराना जरूरी है। आखिरी मंजिल नहीं है।
मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्मतपूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। वहीं मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि वैचारिक विरोध के बावजूद उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया है। कि कई लोग हैं जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में वे खुलकर के हमारे साथ आए। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले को काले धन के खिलाफ लड़ाई का अहम पड़ाव बता रहे हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में बेनामी संपत्ति पर सरकार का डंडा चलेगा। फिलहाल तो जनता की नजर इस बात पर है कि कैश की किल्लत से कितनी जल्दी मोदी सरकार उन्हें निजात दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। तो चर्चा जारी है, लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से मोदी एक बार फिर बोलते हैं कि ये तो पहला स्टेप, बहुत कुछ करना बाकी है। राहुल जी, मैं एक बात कहूं कि ये सही है कि अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे कि जो काम 1971 में होना चाहिए था, और उसके बाद विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहे, उनके पास पता नहीं 85 डिग्रियों में थी, लेकिन मैं हैरान हूं कि एक वो कांग्रेस की पब्लिक जो कार्यकर्ता मीटिंग थी, उसके अंदर माननीय राहुल गांधी जी एक प्रस्ताव रखते हैं कि 6 सिलेंडरों से कुछ नहीं होगा। मेरी मांग है कि नो किए जाए जी, यानी 1 साल के अंदर हम नो देंगे। आज हालात ये है कि मैं अभी बुक करवा के आता हूं और दूसरे दिन सिलेंडर घर पे आया हुआ होता है जी। और लाखों लोगों को वो सिलेंडर वितरित भी कर दिए गए हैं जो गरीब लोग थे जी। मतलब सोचा। दूसरी बात ये है, एक मुद्दा जो आज उठाया है, देखिए हमारा जो लगभग 3 से 4% इनकम टैक्स पेयर है जो पे करते हैं। अच्छा, जो अपर क्लास है, अपर क्लास, वहां सबसे बड़ा शोषण होता है, क्योंकि वहां से जो स्लैब बनाए हुए हैं नियम के कि इतने परसेंट, इतने कमाई पर इतने परसेंट देना है आपने, और वो मैक्सिमम 30 है। और हमारे यहाँ विशेषज्ञ ऐसे पैदा हो गए जो टैक्स बचाने के रास्ते बताया करते थे। उससे क्या होता कि जो लोअर वर्ग है उसको तो सब्सिडाइज्ड और पीला कार्ड और जो अनुदान मिलते मिलते सारा बोझ आकर मध्यम वर्ग पर और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता था जी। और वो चरमरा रहा था। एक टैक्स स्ट्रक्चर इतना बड़ा और इतना ज्यादा बोझ, आखिर कहां तक वो अपनी रसोई भी चलाएगा और वहां भी वो करेगा। आप देखिए, जब 600 करोड़ रुपए का सोना एक नोएडा से एक दिन के अंदर सिल्ली बिक जाती है, और जब एक एक्सिस बैंक जहां इतनी बड़ी मिली भगत करके, और आज समाचारों के अंदर ये है कि काला धन जिनके पास था वो किस तरीके से, अरे भैया वो विपक्ष को नहीं दिख रहा है ना। नहीं, देख खूब रहा है, को नहीं, वो मुद्दा नहीं बन रहा है। देख खूब रहा है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि एक हमने ये स्लोगन बना लिया है कि गरीब, किसान, मजदूर इस देश के अंदर, बाकी तो और कोई नागरिक ही नहीं है। अरे उन लोगों की, या तो इनके पास ही, ये भी उस बात के सहायक है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने वो बाथरूम की टाइलों के अंदर ऐसी अलमारियां बना रखी थी कि वहां से नोट और नई करेंसी भी टपकने लग गई। आज हालत ये है कि इस देश को चारों कोनों पे दीमक लग चुकी थी जी, फंगस लग चुका था हर तरह से, काकरोच और ये सब आतंक, नक्सलाई। क्या कहेंगे, विपक्ष को क्यों नागवार? विपक्ष को सिर्फ ये लगा कि ये जो 2-3 राज्यों में चुनाव है ना जी, देखिए इन्होंने काले धन समाप्ति के लिए खूब पहले समर्थन किया, लेकिन जब लगा कि ममता दीदी ने जो इनिशिएटिव लिया है और उसके अंदर
अच्छा एक बात बताऊं, एक राहुल जी की एक और भी मजबूरी है। जो कांग्रेस जो विपक्ष परिवारों में या राजनीतिक परिवारों में दूसरी पीढ़ी है ना जी, उसमें आदरणीय अखिलेश जी, सुखबीर सिंह बादल जी, चाहे विजय ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहे ये चौटाला परिवार के हों, और आप वहां चले जाओ महबूबा, उमर अब्दुल्ला, ये सभी इन हमारे राहुल जी से ज्यादा गंभीर और स्थायित्व प्राप्त, बहुत बड़ी बात है। आप एक बार देखिए ना, इनकी जो स्वीकार्यता है अपने अपने क्षेत्र, बहुत बड़ी बातें करते। कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, अंशुल अवस्थी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। विपक्ष एकजुट दिखाई नहीं दिया, कई लोगों ने, कई दलों ने बायकॉट कर दिया। जिस तरीके से प्रेसिडेंट से मुलाकात करने जा रहे थे आप लोग, राहुल गांधी अकेले जाकर मिल लेते हैं पीएम मोदी से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक तो ये कि आप देखिए, पिछले दिनों राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, सारे विपक्षी दलों के नेता उनके साथ मौजूद थे, पहली बात जी। आज जो विषय था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, वो उत्तर प्रदेश के मामले में जो किसान मांग पत्र भरवाए गए हैं, किसानों के कर्ज माफी को लेकर, उनका मिलने का उद्देश्य किसानों का कर्जा माफ करने को लेकर था उत्तर प्रदेश में। तो क्या किसानों की बात कांग्रेस ही करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती, या बहुजन समाज पार्टी नहीं करती, समाजवादी पार्टी तो झूठी बातें करती है, पार्टियां नहीं करती। पिछली बार किसानों के कर्ज माफी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में रखा जी। सरकार बनने के बाद कहा कि सहकारी बैंकों में जिनका कर्जा है उनका माफ करेंगे। अंशुल जी, एक सवाल आपसे ये है कि अब मायावती का कहना है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जिसको लेकर वो भूकंप लाते हैं और गुब्बारा फोड़ने की बात करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं उस बातों का खुलासा करते या अपनी बातें कहते? बिल्कुल, अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो उसको संसद के बाहर खुलासा होगा। तो वो तो अब तो कह रहे हैं कि संसद में ही करूंगा जी। वो तो कहते हैं कि संसद में ही करूंगा मैं। नहीं, संसद में चूंकि शीत सत्र चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि सांसद को बोलने का एक मंच है संसद, ठीक, अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो पर क्या किया गया सब जानते हैं। विजय जी, किसानों की तो बात कर रहा है राहुल गांधी, आप लोग पीछे रह गए। यही नाराजगी की प्रेसिडेंट से मुलाकात करने को लेकर आप लोगों ने बायकॉट कर दिया। राहुल जी, किसानों की समस्या हरदम नेता मुलायम सिंह जी ने उठाया है जी, और आज भी किसानों की समस्या तोता हो रखे हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके सवाल क्या है? आप सवाल क्या है? सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं या समझ के जवाब नहीं देना चाहते। सवाल सीधा ये है विजय जी कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए पहुंच जाते हैं पीएम मोदी के साथ, आप लोगों को साथ नहीं लेते, विपक्ष को साथ नहीं लेते कि जाते सब मुलाकात करते। प्रेसिडेंट से मुलाकात करने को लेकर आप लोग साथ जाते हैं नोटबंदी, और यही अब बिखराव की स्थिति देखी जा रही है। विपक्ष एकजुट है ही नहीं। देखिए, बात ये नहीं है, हम बात किसानों पर कर रहे हैं। जब किसानों की बात आएगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उसमें अग्रणी भाग लेती है और हरदम आगे। तो आज राहुल गांधी साथ क्यों नहीं ले गए आप लोग को? मुद्दा रखती है राहुल गांधी साथ क्यों नहीं ले गए आप लोग को? किसानों, अब ये उनकी बात नहीं होगी। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने प्रेसिडेंट से जाकर मुलाकात करने में आप भी भागीदारी निभाते हैं, वहां साथ क्यों नहीं ले गए? ये अब उनकी मजबूरी नहीं होगी, विपक्ष की मजबूरी नहीं होगी कि हम साथ लेके जाए कि न लेके जाए। हो सकता है राहुल जी अकेले समय ले लिए हो प्रेसिडेंट साहब से, तो वो चले गए हो। ये तो मेरी बात है। रही बात समस्या की और विकास की, तो किसान की समस्या हरदम माननीय नेताजी ने उठाया है और उठाते रहेंगे। हमने किसान पर एक सवाल और है विजय जी, एक सवाल और है विजय जी, इससे पहले सत्र में देखा गया जिस तरीके से वो हंगामा हुआ था, माननीय नेताजी ही आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, उन्होंने कहा था कि सदन को चलने दिया जाए, ये देश हित के लिए जरूरी है। इसको लेकर सम्मान व्यक्त किया था पीएम मोदी ने भी। फिर उन्हीं नेताजी की बातों को क्यों दरकिनार किया गया, क्यों हल्ला किया गया राज्यसभा और लोकसभा में? हमने सदन बंद करने की कभी नहीं, हमने जो भी मुद्दा रखा। हीरो वाजपेयी जी आप ही जवाब दे दीजिए, बहिष्कृत हो जाए, सदन बंद हो जाए, आप ही जवाब दे दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता हो हल्ला नहीं कर रहे थे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक? क्या उन्होंने सपा सुप्रीमो की बातों को दरकिनार नहीं किया, जिन्होंने संसद में अपनी आस्था व्यक्त की थी? राहुल जी,
देखिए राहुल जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने वो बात पहले दिन ही कही थी कि संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए और हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। संसद एक चर्चा का स्थान है और यहाँ विधिवत चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने उनको धन्यवाद भी दिया था और कहा था कि बहुत अच्छी बात है, संसद के वरिष्ठ व्यक्ति है, वर्षों से संसद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जो कहा है उचित है और संसद चर्चा का उचित स्थान है। लेकिन उस बात को दरकिनार इसलिए कर दिया गया कि जो ये 7-8 दल है जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं या नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं या काला धन रखने वालों का समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का, उसमें होड़ लग गई है कि कौन कितना ज्यादा समर्थन करेगा। ये दिखते तो हम कहते तो हैं कि वो फिल्म है हम 7-7 है, लेकिन ये हैं हम 7-8 हैं। आगे जाकर ये बदल जाते हैं, बाहर जाकर ये बिखर जाते हैं। देखिए भारत बंद का काल भी इन लोगों ने किया था, लेकिन वो अलग अलग किया। किसी ने चौराहे पे किया, किसी ने गली पे किया, किसी ने संसद में किया। बाद में कहा हम चाहते ही नहीं थे, हमने तो भारत बंद का काम ही नहीं किया था, हमने तो ये कहा ही नहीं था। जनता की समस्याओं को लेकर भी जो भी विपक्षी दल है, राहुल जी, जनता की समस्याओं को लेकर भी जो कुछ भी विरोध या हल्ला गुल्ला हो रहा है वो जनता के पक्ष के लिए क्या हो रहा है। अगर ये बात थी विपक्ष का जिम्मेदारी थी, यदि नोटबंदी कानून लागू हुआ है तो जनता की समस्या। हीरो वाजपेयी जी, एक सवाल आपसे ये भी है, एक सवाल आपसे ये भी है, उसमें क्या विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने मैच फिक्स कर लिया था कि आप वो हल्ला करिए, हम बोलेंगे नहीं और ऐसे ही शीतकालीन सत्र चला जाएगा, जिसका जवाब पीएम मोदी दे ही नहीं पाएंगे और न देना चाहते हैं। जब तक जवाब देने की बारी आएगी हालात सामान्य हो जाएगा। ये मीडिया की उपज है, ये उपज नहीं, ये सवाल भी है हमारा, सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं। उपज नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष यहाँ कमजोर दिखाई दिया सदन में। आपकी बहुमत की सरकार है फिर भी आप कमजोर हैं। देखिए नहीं, देखिए राहुल जी, इसको इस तरह से मत कहिए कि हम कमजोर हैं। अगर हम उसमें कमजोर है आप लोग, सीधा ये दिखवा देते, सीधा आरोप है, कमजोर है आप लोग। नरेंद्र मोदी के उसमें हिटलर शाही दिखा रहा है, तब आप एक ये नया फ्रेज ले आते कि हिटलर शाही हो रही है। तो आप इस तरह तो नहीं चलेगा कि अगर हम प्यार से काम ले तो आप कहें कमजोर है और अगर हम जोर लगाए तो आप कहते हैं हिटलर है। अरे जनता की हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, मेरी बात सुनिए। अगर घर का मुखिया या किसी कार्यालय का बॉस अपने वहां अनुशासन नहीं बनाता या एक कक्षा का अध्यापक ही अपने सारे स्टूडेंट्स को पूरी आजादी देता है जो कुछ करते रहो, क्या वो लायक अध्यापक है? मुझे सिर्फ इतना उत्तर दे। एक प्रश्न का उत्तर कि अगर कक्षा के अंदर किसी की मैं आपको सीधा उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ। मैं आपको सीधा उत्तर देना चाहता हूँ। आप वरिष्ठ मेरा एक लाइन का उत्तर सुन लीजिए। हाँ। संसद किसी व्यक्ति की पाठशाला नहीं है और वहाँ कोई टीचर नहीं है और ना ही वहाँ बैठने वाले किसी के स्टूडेंट हैं। जो बात है, हर व्यक्ति अपने दल की विचारधारा के आधार पर चुनकर आता है और अपनी बात कहना चाहता है। ये उसकी आजादी और ये उसके। हीरो वाजपेयी जी, संसद में क्या होता है? ये संसद में होता क्या है? संसद में होता क्या है? संसद किस लिए? वही व्यवस्था है। जिस संसद के दरवाजे पर मत्था टेकते हैं वो है क्या? सब दल अपनी अपनी बात रखेगी और हमने राहुल जी पूरा अवसर दिया विपक्ष को कि आप अपनी बात कह और पूरा ही अवसर दिया, पहले दिन से आखिरी दिन तक पूरा अवसर दिया कि हो हंगामा कीजिए, हम बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे। आपने बोला भी नहीं। आप प्रेसिडेंट बेंच भी हो अल्लाह में शामिल। सरकार ने विपक्ष को इससे शर्मनाक संसद की स्थिति नहीं दिखाई दी आज तक इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं दिखाई दी। देखिए सत्ता पक्ष भी पहले से मैच करके बैठा रहा। संसद में जाते पीएम मोदी आखिर जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? जितने दिन गए क्यों नहीं दिए जवाब? देखिए कोई नियम नहीं है, ना मीडिया तय कर सकती है और ना ही सदन तय करेगा कि जवाब देने के लिए संसद का नियम है। जो आप खुल के बोल भी नहीं रहे ना। हीरो वाजपेयी जी, पीएम जिस दिन गए उस दिन बोल देते ना सदन में कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। पीएम को बोल देना चाहिए था। और विपक्ष चला रहा कि देखिए बोल देना चाहिए था। ये कोई तर्क नहीं है। नहीं तो आप चुप्पी साध ले। आप पिछली सरकार के दौरान पीएम को तो मनोहर जी को सुना, आप तो मौनी तक करार दे रहे थे। आपकी पार्टी मौनी तक करार दे रही थी पिछले पीएम को। आपके पीएम क्या है फिर? यह इस देश के मौजूदा पीएम की स्थिति क्या है?
वही स्थिति दिखाई दी नोटबंदी के मामले पर। देखिए हमारे पीएम पर ये आप कह नहीं सकते कि बोल नहीं रहे। जनसभा में बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि लोकसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाता, इस वजह से जनसभा में बोलते हैं। ये मजबूरी है पीएम की, ये मजबूरी है पीएम की। विपक्ष के आरोप को सही ठहराता है, विपक्ष के आरोप को सही ठहराता है, ये मजबूरी है पीएम की। और पूरा मीडिया भी देख रहा है और मीडिया के माध्यम से भी जनता देख रही है। इसलिए ये कहना कि हम भाग रहे हैं, गलत। भाग रहे हैं आप लोग, आप हीरो वाजपेयी जी, आप भागे या नहीं भागे? देखा आप हीरो वाजपेयी जी सुनिए, आप भागे या नहीं भागे? विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने हंगामा किया या आपने किया, ये सारा देश जानता है, जनता जानती है। लेकिन मेरा निवेदन मात्र इतना है कि वहां पर ये जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, ये व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, ये सिर्फ मौन रहने के लिए नहीं है। मैं ये एक नागरिक होने के नाते आपसे अपेक्षा करता हूं। राजनीतिक दल है, आप प्रमुख, आपकी सरकार है, वहां का जैसे आपका सारा तंत्र इस समय बैंक से लेकर और काले धन को पकड़ने के लिए जुटा हुआ है और वहां व्यवस्था बनाने में आप निष्फल रहे, इससे आप बच नहीं सकते। वहां आपने जो आपको सख्त कदम उठाने चाहिए थे, आप इस डर से कि आपको हिटलर कहा जाएगा। ये भी देखा गया अशोक जी, ठीक है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं और आज भी नहीं दे रहे हैं। जनसभा में कहते हैं कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष भी अपनी चीजों पर स्थिर नहीं है, नहीं है स्थिर। यही वजह है कि पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं, कभी और कोई वजह नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि किन मुद्दों पर जवाब चाहिए। नोटबंदी पर जवाब चाहिए, फिर कहते नहीं काला धन, विदेशों से जो काला धन आना था उस पर जवाब चाहिए। किसान, गरीब मजदूर बैंक की लाइन में है, एटीएम की लाइन में है, इसकी बात करते हैं। फिर 15-15 लाख की बात करते हैं। और यही वजह रहा कि आज की स्थिति में देखा गया कि विपक्ष एकजुट नहीं है। कभी 192 के तहत करते हैं, कभी 56 के तहत मांग करते हैं। फिर किस तरीके से जाकर ये चर्चा करा सकते थे? अलग नोटंकी। चलिए विजय सिंह जी, फाइनल कमेंट चाहिए आपसे। कांग्रेस ने तो धोखा दिया है, फाइनल कमेंट चाहिए आपसे। विजय जी आवाज आ रही है? जी राहुल जी, आवाज नहीं आई। फाइनल कमेंट चाहिए, आखिरी टिप्पणी क्या कुछ होगी? जी फिर से आखिरी टिप्पणी, फाइनल कमेंट, आखिरी टिप्पणी क्या होगी आपकी? राहुल जी, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ रही। हीरो वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है? कोई इतना कठोर सवाल नहीं पूछा मैं। जी। हीरो वाजपेयी जी, आप जरा विजय जी से कह दीजिए, एक फाइनल कमेंट दे दे, इसके बाद आप फाइनल कमेंट दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस विषय पे क्या आप कहना चाहते हो, कह दीजिए अपनी बात। राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में काम किया है और विकास की बात करूंगा। निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई से ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, ये काला धन है, काला धन है जिसके पास, उसको उजागर करना चाहिए, उसका नाम भी घोषित करना। उजागर हो रहा है, पकड़े जा रहे काला धन पकड़ा जा रहा है। हीरो वाजपेयी जी, फाइनल कमेंट चाहिए। फाइनल कमेंट हीरो वाजपेयी जी। देखिए एक अभूतपूर्व कानून नोटबंदी का आया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम बीमारियां, हवाला, इस तरह की समाज की जो तमाम कुरीतियां थी उन पर ये एक अचूक प्रहार है नरेंद्र मोदी जी का। और सरकार यही रोकने वाली नहीं। सरकार कहा कि देश से ऊपर नहीं है, इसलिए देश हित में जो कुछ भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको किसी चुनाव या किसी से जोड़कर नहीं देखना। सत्ता पक्ष कमजोर रहेगा। अशोक जी, फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि 44 सांसदों के दल ने समस्त विपक्ष को अपने ढंग से उपयोग करके इस लोकसभा और राज्यसभा को पंगु बना दिया और इसके लिए निश्चित रूप से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए थी वो ना करने का दोषी सत्ता पक्ष है और आज विपक्ष की जहां तक एकजुटता का प्रश्न है, ये एक ऐसे मित्र हैं, एक हाथ से तो गले मिलने के लिए बाहें फैलाते हैं, दूसरा हाथ खंजर लिए हुए होता है।
गले मिलते ही पीठ में घोंपते हैं जी। और यही आज नजर आया है, इसके अलावा क्या कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ने के लिए इस चर्चा में। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान जो प्रतिनिधिमंडल, जो डेलीगेट्स पहुंचा हुआ था, कुछ दल, जो विपक्ष के कुछ दल थे, वो नदारद नजर आए। नाराजगी इस बात की कि राहुल गांधी अकेले जाते हैं किसान के मुद्दों पर, पीएम से मुलाकात करके चले जाते हैं। पीएम भी कहते हैं कि ऐसे ही आते रहिए और बातचीत होती रहे। सवाल इस बात का, खुद विपक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं है नोटबंदी को लेकर, तो फिर किस वजह से और कैसे पीएम से वो जवाब लेना चाहते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत।